नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन पीवाईक्यू क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, आप सभी स्टूडेंट पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं ये प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, समग्र शिक्षा से अभिप्राय है, बोला गया है समग्र शिक्षा। ठीक है, समग्र शिक्षा से अभिप्राय है तो निर्योग्य विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान या निर्योग्य तथा जो है सामान्य विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा के अवसर, विशेष स्कूलों में शिक्षा। तो यहाँ पे बोला गया समग्र शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्राथमिक कक्षाओं में पठन अक्षमता द्वारा, यानी कि प्राथमिक, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक कक्षाओं में पठन अक्षमता द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है समायोजन की भावना का विकास होता है, या आपको बताना है विकल्प बी सुरक्षा की भावना का विकास होता है, या जो है असुरक्षा की भावना का विकास होता है, या जो है आपको बताना है साथियों से प्रेम की भावना का विकास होता है। तो इसमें आपका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं में पठन अक्षमता द्वारा असुरक्षा की भावना का विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक शोध करते हुए एक शोधकर्ता को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि प्रयोगात्मक। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध करते हुए एक शोधकर्ता को कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाह्य चरों को। अगला प्रश्न है व्यक्ति अनुपस्थिति होने से आंतरिक वैधता कम हो जाती है। यहाँ पे बोला गया है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति अनुपस्थिति होने से आंतरिक वैधता कम हो जाती है, जिसमें बी विकल्प सही होगा, प्रयोगात्मक जो है विधि। ठीक है, प्रयोगात्मक जो है विधि की होगी। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रश्न आता है ये, यहाँ पे आप देखेंगे, जूम ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है दर्शन की एक शाखा इपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला गया है किसके सिद्धांत से संबंध रखती है। ठीक है, यानी कि किसके जो है संबंध रखती है, यानी ज्ञान मीमांसा। दर्शन की एक शाखा यानी कि ज्ञान मीमांसा को बोला गया है। इसका मतलब होता है ज्ञान मीमांसा किसके सिद्धांतों से संबंध रखती है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, तो ये जो है संबंध रखती है, तो आपको बताना है। तो इसमें आपका विकल्प जो है ज्ञान यानी कि सी सही हो जाएगा। और डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं दर्शन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आप देखिएगा, इसको अच्छे से याद भी करिएगा। दर्शन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स हो गया, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, और एक आपका होता है थर्ड पे मूल्य एवं जो है आचार मीमांसा एक्सियोलॉजी। ठीक है, या इथिक्स कह सकते हो। तो ये 3 हो गए, आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, मतलब ये दर्शन को जो है 3 भागों में बांटा गया है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य एवं जो है आचार मीमांसा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि ये जो होता है तत्व मीमांसा, ठीक है, यानी कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा तो आप किस प्रकार से उसको एनालिसिस करके जो है आप आंसर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो तत्व मीमांसा जो होता है ये वास्तविकता है। ठीक है, मतलब सत्य, जो चीज़ें सत्य होती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष, तो सत्य क्या है, यानी कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो है प्रश्न है वास्तविकता क्या है, यानी कि वास्तविकता क्या है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है। ठीक है, सत्य का पता लगाता है, यानी कि मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, इनके बीच पारस्परिक संबंध क्या है, इसमें श्रेष्ठा आत्म परमात्मा व जीव जगत की विवेचना की जाती है। अब आपको याद रखना है तत्व मीमांसा के अंतर्गत जैसे कि कुछ पूछा जा रहा है कोई प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत वास्तविकता की बात करी जाती है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, और संबंध की बात करी जाती है बीच पारंपरिक संबंध। ठीक है, सृष्टि क्या है, यानी प्रकृति के बारे में। ठीक है, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि मतलब संसार। ठीक है, वह जीव जगत की विवेचना करी जाती है इसके अंतर्गत, तत्व मीमांसा के अंतर्गत। अब आपको देखना है कि ज्ञान मीमांसा, ठीक है, ज्ञान मीमांसा जो यानी दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है। ठीक है, तो क्षेत्र में ज्ञान का स्वरूप, इसमें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो है आपको बताना होता है ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, सत्य असत्य, प्रमाण की व्याख्या। यानी कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आपको याद रखना है कि ज्ञान का स्वरूप के बारे में बात करा जाता है। ठीक है, ज्ञान की सीमा की बात करी जाती है, ज्ञान प्रामाणिकता की बात करी जाती है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, ज्ञान प्राप्त करने के साधन की बात करी जाती है, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ की बात करी जाती है, सत्य असत्य की और प्रमाण की व्याख्या आती है इसके अंतर्गत। अब आपको देखना है मूल्य और जो है आचार मीमांसा है। ठीक है, तो इसमें बात करी जाती है, इसमें आप देख सकते हो क्षेत्र में मानव जीवन के आदर्श एवं मूल्यों की विवेचना आती है। मानव जीवन के आदर्श एवं जो है मूल्यों की विवेचना आती है, करणीय तथा अकरणीय कर्मों की विवेचना आती है, जिसे नीति शास्त्र कहते हैं। शुभ अशुभ आता है। ठीक है, यानी कि मूल्य और जो है आचार मीमांसा, सुंदर असुंदर, अच्छा बुरा संबंधित क्षेत्र मूल्य मीमांसा का क्षेत्र होता है। तो आपको ये सब याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखेंगे आप
अगला प्रश्न है यहाँ पे, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम निम्नानुसार क्या है, यानी निम्नानुसार क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि यानी संसार का, ठीक है। तो पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, हमने आपको पढ़ाया है अच्छे से, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अच्छे से उसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को आप बार बार पढ़िए, ठीक है। न्यू टॉपिक जो है थोड़ा ही पढ़िए, जितना आता है पहले का उसको पढ़िए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। जो आपके पास नोट्स उपलब्ध हैं या जो आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं, यानी कि जैसे कि आपके पास नोट्स यानी कि आपने बुक ले रखी है या जो बुक्स ले रखी है या बुक से आपने नोट्स बना रखे हैं या जो किसी टीचर के नोट्स बना रखे हैं, उसको बार बार जो है रिवाइज़ करिए। और रिवाइज़ करना मतलब कि जो है ये नहीं है कि रिवाइज़ आपने कर लिया तो जो है नेट के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है या जीआरएफ के लिए, वो आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज आप पढ़ रहे हैं वो आपको आगे जो है फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ करके आपको ये तो नहीं है कि आपको बैठना है, आपको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, ठीक है। डिग्री आपको चाहिए इसीलिए कि आपको पढ़ाना है, ठीक है। ऐसे तो नहीं चाहिए कि हाँ आपने जो है डिग्री ले ली और जो है बस हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखना है, डिटेल में इसकी बात कर लूँ थोड़ा इसका। यहाँ पे सांख्य दर्शन, यहाँ पे ये जो सांख्य दर्शन ने सृष्टि के विकास क्रम को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यहाँ पे इसके अनुसार प्रकृति और पुरुष के योग से सर्वप्रथम महत की उत्पत्ति हुई है। सांख्य में महत का अर्थ है ब्रह्मांड बुद्धि, ठीक है। इसके बाद महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई है, यानी कि महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से ब्रह्मांड की विभिन्नता का आधार है। आत्मभाव का जन्म होता है। अहंकार और जो है सत्य के योग से मनस और अहंकार और सत्य के योग से मनस और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ की उत्पत्ति होती है। अहंकार और रजस के योग से 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की उत्पत्ति होती है। अहंकार और तमस के योग से 5 तन्मात्राओं, तो आपको याद रखना है 5 तन्मात्राएँ, रस, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि, दृश्य, ये सब होता है, ठीक है। सांख्य में प्रकृति एवं पुरुष को 2 स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करती है, जिसमें प्रथम पुरुष और द्वितीय प्रकृति, और उन्हें जो है एक दूसरे के पूरक माना गया है। सृष्टि का अनुक्रम पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। इसके बाद इसमें कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला स्वतंत्रता भारत की शैक्षिक पद्धति की मूल परिवर्तन प्रक्रिया को निरूपित करती है। यानी कि श्रृंखला स्वतंत्र भारत की शैक्षिक पद्धति की मूल परिवर्तन प्रक्रिया को निरूपित करती है। बी विकल्प हो जाएगा इसमें। राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है, यानी कि एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है। यह एक उदाहरण है, यानी कि यह एक उदाहरण है। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतत चर है, यानी कि निम्न में से कौन सा सतत चर है। ये विकल्प सही है, विद्यालय के प्रति अभिव्यक्त, यानी कि विद्यालय के प्रति जो है अभिव्यक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो इसमें बताइए गए निम्न कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें ये पढ़ना है। इसमें बाह्य चरों पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है। इसके परिणामों को वास्तविक जीवन में अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, जिसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, पहला सही है। इसमें बाह्य चरों पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, टैगोर की शिक्षा व्यवस्था में बालक किससे बेहतर सीखता है। टैगोर की शिक्षा व्यवस्था में बालक किससे बेहतर सीखता है। तो इसमें जो है वाद विवाद और चर्चा चर्चा से, पढ़ना लिखना और बोलने से, नृत्य नाटक और संगीत से, पर्यटन और प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया से। तो इसमें जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे टैगोर की शिक्षा व्यवस्था में बालक किससे बेहतर सीखता है, तो यहाँ पे बोला गया है टैगोर के अनुसार जिसमें वाद विवाद और चर्चा से सीखता है, और जो है नृत्य नाटक संगीत से सीखता है, पर्यटन और प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया से सीखता है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया। यानी कि पूछा गया है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है। इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, x और y 2 चर से संबंधित हैं। इसका अर्थ है कि 2 चर, यानी कि x और y 2 चर संबंधित हैं, से संबंधित हैं। इसका अर्थ है कि 2 चर हैं, एक दूसरे से भिन्नता उत्पन्न करते हैं या एक ही विशेषता का माप करते हैं, एक साथ परिवर्तित होते हैं या स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते हैं, जिसमें सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सहसंबंध युग्मित प्राप्तांकों के बीच से
सहगामी परिवर्तन को बताता है, यानी कि बताता है। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहाँ तक संबंधित हैं, यानी कि दो वस्तुएं कहाँ तक संबंधित हैं तथा कहाँ तक एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है। अतः एक्स और वाई दो चर से संबंधित हैं। इसका अर्थ है कि दो चर एक साथ परिवर्तित होते हैं। अगला ये प्रश्न, जब आमने सामने बैठकर उत्तरदाताओं से प्रश्न किए जाते हैं और साक्षात्कारकर्ता प्रश्नावली को भरता है बजाय लोगों के, तो इसे क्या कहा जाएगा। मतलब पूछा गया, बताया गया है, जब आमने सामने बैठकर उत्तरदाताओं से प्रश्न किए जाते हैं और साक्षात्कारकर्ता प्रश्नावली को भरता है बजाय लोगों के, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इसमें ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, अनुसूची। यहाँ पे देख सकते हैं सूची जो अनुसूची जो बताया गया, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है, शब्द है, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट की सूची या परिसूची, ठीक है। इसे इन्वेंट्री भी बोलते हैं। यहाँ इन्वेंटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें प्रश्नों की माला होती है। कहने का मतलब है ये जो होता है सूची, ठीक है, एक आपको सूची होती है, दी जाती है, ठीक है, पेपर में। तो इसमें एक प्रश्नों की माला होती है जिसे व्यक्ति स्वयं पढ़कर उसका उत्तर देता है। यहाँ पे अच्छे से इसको देखिएगा। अतः इससे उत्तर प्राय हाँ या नहीं, सही गलत आदि में दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रश्न सूची आपको मिलती है, जैसे कि यही आपका पेपर यदि ऑफलाइन होता, ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेस पे ना होता, ठीक है, तो ये आपका सूची के अंतर्गत ये आता प्रकार, ठीक है। ये जो है आपका प्रश्नों की माला हो जाती है, ठीक है। तो हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है, सही गलत आदि में। और इसमें प्रश्नावली क्वेश्चनायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यह भी प्रश्नों की माला होती है जिसे प्रत्यार्थी यानी कि जो शिक्षार्थी होता है उसी को बोला गया, स्वयं पढ़कर उसके उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर देता है और साक्षात्कारकर्ता को पुनः लौटा देता है। यह कई प्रकार की होती है, पुनः लौटा देता है, यह कई प्रकार की होती है। ये कहने का मतलब इसमें ये हो गया कि जैसे कि थ्योरी पोर्शन का आपका जो पेपर होता है, ठीक है, लिखित परीक्षा जो होती है वो आपकी होती है सब्जेक्ट 2, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न की माला होती है, जिससे पूछा जाता है कि जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो हम जैसे बता दिया जाए सूची को जो है आप एक्सप्लेन करिए, मतलब डिटेल में बताएं प्रश्नावली को, तो इसका थ्योरी पोर्शन लिखेंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर लिखेंगे, तो इसी प्रकार से ये जो है क्वेश्चनायर हो जाएगा, ठीक है। और अनुसूची क्या होता है, ये अनुसूची है, यह भी प्रश्नों की माला होती है। ये भी प्रश्नों की माला होती है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता, यानी कि जो साक्षात्कारकर्ता होता है, यानी कि जो टीचर होता है, जो परीक्षा आपकी ले रहा होता है, ठीक है, यानी कि साक्षात्कारकर्ता आमने सामने बैठकर उत्तरदाता, यानी जो इंटरव्यू ले रहा होता है, ठीक है, परीक्षा मतलब टीचर जो, तो आमने सामने बैठकर उत्तरदाताओं से प्रश्न करता है और उत्तरदाता सुनकर उसका उत्तर देता है, जिससे साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यू दाता जो होता है स्वयं प्रश्नावली भरता है, ठीक है। तो जो टीचर होता है वो खुद ही भरता है। जैसे कि इंटरव्यू आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जैसे आपने सभी ने वाइवा दिया ही होगा, ठीक है, वो इंटरव्यू ही समझ लीजिए उसको आप, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, जैसे कि आपसे हम बैठ करके पूछे प्रश्न, ठीक है, 2-4 प्रश्न 10 प्रश्न पूछे और हम जो है प्रश्न सूची लिए होते हैं, ठीक है, उसी से देखकर भी पूछ सकते हैं या खुद से जो है हम पूछ सकते हैं। तो उसकी सूची जो हम प्रश्न की सूची लिए होते हैं उसी से हम सवाल आपसे करते हैं और उसको हम फिल करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जो है परीक्षण, यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट, ठीक है। परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे मौखिक परीक्षण हो जाता है, ठीक है, मॉरल हो गया, ठीक है, लिखित हो गया, सब्जेक्टिव परीक्षण। ये जैसे कि आपसे जो क्या कहते हैं कि आपसे मौखिक परीक्षा जो होती है आपकी मतलब लिखित रूप से ना होकर के, ठीक है, मॉरल होती है। प्रयोगात्मक परीक्षण आदि ये सब हो जाएगा। इसके बाद आप प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक छूट रहा था प्रश्न स्टार्ट का, यहीं पे छूट रहा था, कहीं छूट रहा था, ये तो नहीं था, यही था और थे, ये तो पढ़ाए थे हम, समथिंग यही था आपका प्रश्न, यहीं पे थी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। सही अर्थ हेतु भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत किसने की। यहाँ पे बोला गया है सही अर्थ हेतु, यानी कि सही अर्थ हेतु भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत किसने की है, तो जे एयर हो जाएगा, इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षा का समाज विज्ञान, ये पूछा गया है प्रश्न में, शिक्षा का समाज विज्ञान, तो आपको बताना है समाज विज्ञान इसमें पढ़ना है आपको, मानव विज्ञान की शाखा है कि जो है समाज का अध्ययन है, या शिक्षा की संस्थाओं से जुड़ी समाज विज्ञानी प्रक्रियाओं का विश्लेषण, एक विज्ञान जो आदिकालीन समाज का अध्ययन करता है। तो इसमें आपको ऐसे भी आपको याद रखना, जैसे यहाँ पे समाज विज्ञान पूछा गया था, तो यहाँ पे इसी विकल्प पे सही देख सकते हो, शिक्षा की यहाँ पे शिक्षा शब्द था, तो शिक्षा की संस्थाओं से जुड़ी समाज विज्ञानी, ठीक है, ये शब्द देख सकते हो, प्रक्रियाओं का विश्लेषण, ठीक है। आपको जो इसमें से इंपॉर्टेंट आपको लगे कि ये प्रश्न सही है, रिलेटेड है प्रश्न से, ठीक है, जो विकल्प में दिया हो वही सही होगा आपका प्रश्न। इसके बाद आप देख सकते हो अगला प्रश्न है, विद्यालय मूलभूत रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि, देखिए बोला गया है विद्यालय मूलभूत आप जानते हैं फंडामेंटल, ठीक है, मूलभूत बेसिक, तो मूलभूत रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को बनाए रखते हैं और भावी पीढ़ियों के मन में बैठा देते हैं। तो इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, अगला प्रश्न है, लोगों को एक विशेष सामाजिक वर्ग में रखने के लिए सुसंगत रूप से उपयोग किया गया मानदंड कौन सा नहीं है, इसमें ज्ञान हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका आएगा, परिवार को एक छोटी इकाई मानते हुए निम्न में कौन सा सामाजिक समूह उठता सोपान की अनुक्रम है, यानी सोपान की हायरार्की, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, परिवार को एक छोटी इकाई मानते हुए, यानी कि परिवार को एक छोटी इकाई मानते हुए, यानी निम्न, ठीक है, छोटी सबसे छोटी,
कौन सा सामाजिक समूह उठता सोपान की अनुक्रम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कौन सा सही, राष्ट्र, प्रजाति, वर्ग, जनजाति, परिवार। तो इसमें सबसे छोटी इकाई माना गया परिवार, तो सबसे पहले आपको ये कट ही कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है परिवार हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, जनजाति हो गई, प्रजाति हो गई, राष्ट्र हो गया। तो यही विकल्प आपका सही है, परिवार, वर्ग, जनजाति, प्रजाति, राष्ट्र। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, देख सकते हो आप सभी। यहाँ पे प्रश्न है विद्यमान सामाजिक प्रथाओं के प्रतिस्थापन में विज्ञान और तकनीकों के उपयोगों को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है विद्यमान सामाजिक प्रथाओं के प्रतिस्थापन में विज्ञान और तकनीकी के उपयोगों को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो है बी विकल्प आपका सही होगा, पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण तो नहीं होगा, सांस्कृतिकरण नहीं होगा, समाजीकरण भी नहीं होगा, ठीक है। तो पश्चिमीकरण हो जाएगा। और समाजीकरण इसको पढ़ सकते हो, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है, यानी कि उसके अनुकूलन करता है और जो है इस प्रकार वह उस समाज का मान्य सहयोगी और जो है कुशल सदस्य बनता है। बी विकल्प है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण से तात्पर्य पूर्वी राष्ट्रों व्यक्तियों के रहन सहन एवं खान पान की विधियाँ, रीति रिवाज, संगीत, नृत्य आदि की नकल करने और उन्हें अपनाने से होता है। पश्चिमीकरण से संस्कृतिकरण क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो समाज में सांस्कृतिक जो है दृष्टि से कुछ वर्ग उच्च माने जाते हैं, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से जो है कुछ वर्ग जो होते हैं समूह, यानी कि समाज का समूह कुछ उच्च माने जाते हैं, कुछ निम्न माने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने और उच्च पदों पर पहुंचने के बाद निम्न वर्गीय लोग उच्च वर्गीय लोगों को संस्कृति को ग्रहण कर अपने को उच्च वर्ग में प्रस्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक जो है कहते हैं, करण कहते हैं। आधुनिकीकरण क्या होता है, कोठारी कमीशन 1964 से 66 के प्रतिवेदन में आधुनिकीकरण को निम्न रूप में जो है परिभाषित किया गया है। किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण से तात्पर्य विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उस राष्ट्र के आर्थिक विकास करने और उन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से है। परिवार को छोटी इकाई मानते हुए सामाजिक समूह को ऊंचा उठता सोपानी का अनुक्रम है, ठीक है। परिवार, वर्ग, जनजाति और प्रजाति, राष्ट्र। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ पे देखा आपने। और इसमें ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन, ठीक है, कोठारी आयोग इसको जो बोलते हैं समिति, ठीक है, कोठारी आयोग। इसका जो है आपको ये याद रखना है 1964 से 66 रटा होना चाहिए आपको, ठीक है, हर स्टूडेंट को रटा होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ये आपको आधुनिकीकरण से किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तात्पर्य विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उस राष्ट्र के आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से है। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न, किसी के व्यक्तित्व में अपनी खुद की संस्कृति के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। किसी व्यक्ति के, यानी कि इसमें बोला गया किसी के व्यक्तित्व में अपनी खुद की संस्कृति के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सांस्कृतिकरण कहा जाता है। ये क्या होता है अभी अपने पास, किसी के व्यक्तित्व में अपनी खुद की संस्कृति के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया सांस्कृतिकरण कहते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपने परिवार और समाज में अपनी अपनी संस्कृति सीखते और ग्रहण करते हैं, और इसको आपने पढ़ ही लिया है पहले ही, ठीक है। पर संस्कृतिकरण क्या होता है, जब बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं और बड़ा होने पर अन्य संस्कृतियों के लोगों के संपर्क में आते हैं, वही जाने अनजाने एक दूसरे की संस्कृति के अच्छे लगने वाले तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं। इसे पर संस्कृत कहते हैं, पर संस्कृत, ठीक है, संस्कृतिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये लास्ट प्रश्न आपका था, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है क्या पढ़ना है, इसके बाद जो है आपकी क्लास एक और लेकर के आते हैं थ्योरी क्लासेस की, ठीक है। तो कोई समय इसका जो है क्लासेस का जो है टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि 10 बजे से होती है, ठीक है। 10 बजे समथिंग हम जो है क्लास जो है अपलोड करती हूँ, ठीक है। 10 बजे जो है क्लास आपकी जो है अपलोड करती हूँ, कोशिश करती हूँ, ठीक है। नहीं हो पाती तो हम किसी भी टाइम करती हैं, तो आप जो है परेशान मत हुआ करिए जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं भी, ठीक है। तो जब क्लास मिले तब पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो आप ये सोच के चलिए कि जो है हम शाम को अपलोड करते हैं, आप सुबह पढ़िए, ठीक है। आप सुबह किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, डेली हम जो है शाम को अपलोड करते हैं क्लास, ठीक है। तो आप सुबह टाइम में आप पढ़ लीजिए। और आप सभी स्टूडेंट और एक बात समझ सकते हैं कि जो है आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप उसको डेली पढ़िए। अब समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय कभी वापस नहीं आता है। आपका एक दिन जो है इंपॉर्टेंट है, उसको जो है मैनेज करिए, उसको जो है टाइम उसका फिक्स करिए और पढ़िए। जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस बार निकल जाएगा, ठीक है। या जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि यदि आपने पेपर पहले दे रखा है या आपका नेट क्वालिफाई है, ठीक है, आप दोबारा से दे रहे हैं, या जिन बच्चों का PhD मतलब पिछली बार में क्वालिफाई हो गया था, ठीक है, तो नेट के लिए, और जिन बच्चों का नेट हो गया था JRF के लिए फॉर्म जो है फिल किए हैं, ठीक है, तो अपना उसी हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है अपना रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और बाकी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, खाने पीने पे भी ध्यान रखें और नींद पे भी ध्यान रखें, ठीक है। आप जो है 6 घंटे से जो है 7 घंटे आप सो सकते हो, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करो, ठीक है, जितना आपके पास टाइम हो उतना पढ़ाई करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।